नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी के इस नए अंक में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। हफ्ते भर की बड़ी खबरों पर चर्चा होती है और इस वक्त तो सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से ही लगातार आ रही है। कर्नाटक में मतदान होने में महज 10-12 दिन का वक्त बाकी रह गया है और ऐसी स्थिति में जब तमाम बड़े नेताओं ने पूरा जोर कर्नाटक में लगा दिया है, पूरे देश की निगाहें इस चुनावों पर है कि आखिरकार क्या होने वाला है, कर्नाटक का किंग कौन होगा। और भी मुद्दे रहे, चाहे पहलवानों का धरना रहा दिल्ली में, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग होती रही, या फिर और भी तमाम मुद्दे रहे, उन पर भी हम चर्चा इस शो के दौरान करते रहेंगे। खास मेहमानों से परिचय मैं आपका करवाता हूं जो इस वक्त आज इस हफ्ते में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। पहले एक एक करके तारुफ कराता हूं नए चेहरों के साथ। कात्यायनी चतुर्वेदी जी मेरे साथ है। कात्यायनी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पहली बार राजनीतिक समालोचक है। इनके आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन और मैं परिचय के बीच में आज जी बोलिए ना। पंकज जी बहुत पुराने चेहरे हैं, सबसे पुराने चेहरे, ऐसे कई सबसे पुराने चेहरे। अब ठीक, सबसे पुराने चेहरे हैं, इस कार्यक्रम के नए चेहरे। दोनों ठीक, अब ठीक है। अब ठीक है। ये हर्षवर्धन जी हैं जो बीच में बोलने के आदी है। स्वागत है आपको त्रिपाठी जी। रेणु मित्तल जी मेरे साथ हैं। रेणु जी, थैंक यू सो मच, हमने आपको मिस किया बीते 2-3 हफ्तों में। विनोद जी है, विनोद मित्र जी, स्वागत है आपका। और प्रवीण तिवारी हमारे साथ, हमारे पुराने सहयोगी जो आराम से फैल के बैठ जाते हैं। प्रवीण जी, मैं आपके पास आके बात करूंगा, लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं सबसे पहले पंकज शर्मा जी मैं आपसे, क्योंकि आप सबसे पुराने हैं, सबसे अधिक समझते हैं। कर्नाटक का किंग कौन और क्यों? आपको क्या लगता है आज की परिस्थिति में जब चुनाव पूरे शबाब पे आ चुका है? कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है। अब सिर्फ लोग ये कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और फिर किसी की मदद लेकर सरकार बनेगी, लेकिन ये साफ है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। मैं इसमें जाने के बजाय कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस को मेरे हिसाब से स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। 125 और 130 के बीच सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बीच उत्तर भारत में हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कमज़ोर स्थिति को भांप चुकी है और इसलिए वो दक्षिण भारत में बहुत तेज़ी से घुसने का प्रयास कर रही है और उसके लिए उसने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत से ऐसे आयोजन किए हैं। तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की विदाई ये एक बहुत बड़ा मनः स्थिति पर प्रभाव डालने वाला कारक सिद्ध होगा, क्योंकि अब जब वो दक्षिण भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, तब अगर वो कर्नाटक जैसे राज्य को हार जाते हैं तो इसका पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर असर पड़ेगा। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। आपने कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है, अपने दम पे सरकार बना लेगी। अगर ऐसी ही बात है तो खड़गे साहब को भी इतना अपशब्द क्यों बोलने पड़ते हैं प्रधानमंत्री के लिए? आप तो पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं, कर्नाटक के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से आप एक हैं, और फिर आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, विशाला सांप और चाटेंगे तो मर जाएंगे और क्या 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 क्या। देखिए, मैं मानता हूं कि खड़गे जी को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि खड़गे जी ठीक हिंदी जानते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में उनकी रवानी उस तरह की नहीं है और वो इसके पहले भी इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह चुके हैं जी हाँ। जिसका अर्थ का अनर्थ निकलता है। वो कहते किसी और भाव से हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है, उसके संदर्भ किसी और तरह के निकल जाते हैं। तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं होने वाली है, इससे कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बहुत कमज़ोर ही होगी। लेकिन अब चूंकि ये एक ऐसा दौर है और जिसकी शुरुआत मैं पूरी तरह मानता हूँ कि इसकी शुरुआत 9-10 साल में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने ज़्यादा की है। कांग्रेस के लोगों को इस तरह के ट्रैप में आने से बचना चाहिए और अपनी भाषा की मर्यादा और संयम बिल्कुल कायम रखना चाहिए। हर्षवर्धन जी, मैं आपको लेके आना चाहूँगा इस चर्चा में। सर, पंकज जी के मुताबिक सरकार बन रही है कांग्रेस की, पंकज जी के मुताबिक बहुत आसान चीज़ें हो चुकी हैं इस चुनाव में कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये अपनी जमाई 5 साल की सत्ता को लूज कर रही है, 4.5 साल की सत्ता को? हाँ, देखिए सुमित जी, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ नहीं कि सीधे बता दूं किसकी सरकार बन रही है। एक तो ये कि मुझे लगता है पंकज जी शायद खड़गे जी का बयान सुन ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कन्नड़ में बोला जी। वो हिंदी वाला मसला नहीं था खड़गे जी की हिंदी या उर्दू बोलने के, तो शायद बिना बयान सुने प्रतिक्रिया दे गए, ऐसा मुझे ध्यान में आता है। अगर उनको ठीक हो तो मुझे ठीक कर देंगे। दूसरा ये कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है
जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत संकट का राज्य है। संकट का राज्य क्यों है? संकट का राज्य है कि बहुत क्लियर कट वहां डिवीजन है। लिंगायत, वोक्कलिगा, ओबीसी और जो सिद्धारमैया जी का अपना समुदाय है उसको लेकर बहुत साफ साफ विभाजन है वहां। दूसरा, जो तटीय कर्नाटक जिस तरह से व्यवहार करता है उस तरह से राज्य के दूसरे हिस्से नहीं करते। प्रभुत्व को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई है, सबके अपने नेता हैं, तो निश्चित तौर पर इतना आसान किसी के लिए है नहीं। मैं ऐसे नहीं देख पाता हूं कि कोई एक पार्टी वहां सरकार बनाती, मुझे बहुत साफ साफ दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी, जो कहते हैं ना कि फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया, अगर लगता है कि डीके शिव कुमार बड़े नेता है तो उनको कमान सौंप दी, वो नहीं सौंपा है। जबकि आज की तारीख में अगर डीके शिव कुमार के हाथ में कमान होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि सिद्धारमैया के ऊपर कौन से आरोप हैं? उन्होंने कन्नड़ हिंदी देश में पहली बार विभाजन, कर्नाटक से विभाजन की आवाज आई तो सिद्धारमैया के समय में। सिद्धारमैया वो जिन्होंने लिंगायत में विभाजन की कोशिश की, यानी लिंगायत समाज के एक विरोधी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तीसरी बात, जिस तरह से सिद्धारमैया अभी भी व्यवहार कर रहे हैं और बीच बीच में बोल देते हैं, वो कभी पंडितों को लेकर कुछ बोल देते हैं, ब्राह्मणों को लेकर कुछ बोल देते हैं, उनका ये तरीका है राजनीति। मुझे लगता है कि ये राजनीति कांग्रेस के लिए भारी पड़ रही है। मैं आपसे एक काउंटर सवाल है जी, आपने लिंगायत की बात की, तो ये क्यों ना समझा जाए कि बीजेपी को सिर्फ लिंगायत ही पसंद है? नहीं, मैं येदुरप्पा साहब चले गए, बोम्मई साहब बना दिया लिंगायत, और फिर शेट्टार साहब की नाराजगी जिस तरीके से देखी जा रही है, मैं ये कुल मिलाकर जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ने भी तो वोकालिंगा के लिए या कुर्बाओं के लिए या दलितों के लिए क्या किया? क्यों नहीं उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन सौंपी गई? मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर कर्नाटक का चुनाव समझना है तो भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट टाइम लिंगायत फोल्ड से बाहर जाकर प्रयास कर रही है। उसके दो बड़े उदाहरण, उन सांसद का, निर्दलीय सांसद का मैं नाम भूल रहा हूं, जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में आई, कन्नड़ फिल्म अभिनेता उनके पति रहे, वो भी रही, और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा नहीं आएगा राजनीति में जब तक मैं हूं। वो वोक्कलिगा समाज से आती है, बड़ी नेता है, वो ये कहकर आई कि हम मोदी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हैं। चाहे आप इसको जिस एंगल से देखें, लेकिन 4% मुसलमान आरक्षण को निकाल कर 2-2% लिंगायत और वोक्कलिगा में बांटना, यह भी एक बड़ी कोशिश थी। तीसरी जो बड़ी बात है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने और विशेष करके नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इन इलाकों में, विशेषकर जो वोक्कलिगा डोमिनेटेड क्षेत्र हैं, वहां की विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। और जब यहां, जिसको हम जगदीश शेट्टार की बात कर रहे हैं, तो जगदीश शेट्टार के खिलाफ जिनको दिया है वो लिंगायत है, लेकिन उसके अलावा बहुत साफ साफ है कि ओबीसी इतने हैं, दलित इतने हैं, लिंगायत इतने हैं, वोक्कलिगा हैं। आप इसको भारतीय जनता पार्टी की गुजरात पॉलिटिक्स के तौर पर भी देख सकते हैं, जो वो पटेल डोमिनेट नहीं करेगा, लेकिन पटेल के साथ दूसरे लोगों को भी कैसे जोड़ेंगे वो। विनोद जी को लेकर, विनोद जी, आपने सुना हर्षवर्धन जी को कि इस बार बीजेपी लिंगायत फोल्ड से बाहर निकल रही है, बाकी कास्ट को भी साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। नहीं, बीजेपी कोशिश कर रही है, हर्षवर्धन जी सही कह रहे हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। इनकी जो इनका जो तथ्यात्मक विश्लेषण है, बीजेपी का दरअसल कोर वहाँ लिंगायत ही रहा है। येदुरप्पा जब 2008 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार वहाँ बनी, हालांकि पूर्ण बहुमत बीजेपी को आज तक नहीं मिला कर्नाटक में, बावजूद इसके ही कर्नाटक में बड़ी पार्टी के रूप में हो रही, और येदुरप्पा उसका फेस थे। पिछली बार भी जब चुनाव लड़ी बीजेपी 2013 में, बीजेपी हारी क्यों? इसलिए हारी थी कि एक तो आरोप बहुत थे येदुरप्पा के ऊपर भी, येदुरप्पा के बाल उत्तराधिकारियों पर, और उसके बाद येदुरप्पा चूंकि बाहर निकल गए थे पार्टी से, और उन्होंने बीजेपी का बहुत नुकसान किया था। कई जगह उन्होंने बीजेपी को हराने की भूमिका निभाई थी, यानी लिंगायत बीजेपी के फोल्ड से बाहर चला गया था। 2018 में येदुरप्पा को वापस ला करके भारतीय जनता पार्टी ने फिर से लिंगायतों को अपने साथ जोड़ा। अब अगर भाजपा ने ये जोखिम लिया है कि लिंगायत फोल्ड से बाहर निकल करके वो वोक्कलिंगा को, ओबीसी को, दलितों को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो इसमें एक जोखिम भी है। जोखिम ये है कि कहीं लिंगायत बिखर जाए और दूसरा आपके साथ ना आए, ये जोखिम बीजेपी ने उठाया है। अब ये कितना उसका एक कार्ड चलता है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि वोक्कलिंगा का सबसे बड़ा जो जनाधार है वो आज भी जेडीएस के पास है। वो देवगौड़ा वहां सबसे बड़े वोक्कलिंगा नेता है, और उसके बाद जो वोक्कलिंगा बचता रहा है वो कांग्रेस पास आता रहा है। SM कृष्णा वोक्कलिंगा थे, डीके शिव कुमार वोक्कलिंगा है, इसलिए अगर जो जेडीएस से जो वोक्कलिंगा नहीं जाता था वो आता था कांग्रेस के पास। अब बीजेपी ने उस दांव को खेला है। ओल्ड मैसूर रीजन जो सबसे ज्यादा वोक्कलिंगा प्रभावित क्षेत्र है, जहां जेडीएस और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है, वहां बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में रही है अभी तक। क्या ओल्ड मैसूर रीजन में बीजेपी जेडीएस को रिप्लेस कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का जनाधार वहां वोक्कलिंगा नहीं है। जो ओल्ड मैसूर में कांग्रेस का जनाधार दूसरा है। तो अगर
और वहाँ जेडीएस और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोट को लेकर लड़ाई होती है। तो इसलिए ओल्ड मैसूर रीजन के नतीजे क्या आते हैं, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और बीजेपी ने जोखिम निश्चित रूप से लिया है। आखिरकार बीजेपी वहाँ पर जो स्थिति है, जो मौजूदा सरकार है, ऐसा स्वराज मुंबई की सरकार है, उसको लेके जो एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरह की नाराजगी है, उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने मोदी जी को फिर से एक बार मैदान में उतारा है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और छवि ही बीजेपी का आखिरी एक तरह से दांव है। और उसमें थोड़ा तड़का खड़गे जी के बयान ने लगा दिया। लेकिन अब दूसरी तरफ जो कर्नाटक के एक नेता है, उन्होंने सोनिया गांधी पे टिप्पणी कर दी, उनको विषकन्या बोल दिया। तो लगभग वो दोनों चीजें एक दूसरे से डाइल्यूट से हो जाएंगी। तो ये अगर उन्होंने उनको जहरीला सांप बोला, उन्होंने विषकन्या बोला, तो भैया न वो कम न वो कम। तो समस्या अब कर्नाटक के लोगों को तय करना है कि वो जहरीले सांप को पसंद करते हैं या विषकन्या को पसंद करते हैं, या दोनों को खारिज करते हैं, क्या करते हैं। मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव बहुत दिलचस्प है। और कर्नाटक का चुनाव इसलिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी इसलिए ज्यादा है, दो कारणों से। मैं बार बार ही कहता हूं, हर डिस्कशन में कहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कर्नाटक से आते हैं, दलित समाज से हैं, उनकी लीडरशिप पूरी स्टेक पर है कर्नाटक के चुनाव में। और राहुल गांधी की यात्रा 18 दिन सबसे ज्यादा कर्नाटक में गूंजी है। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो राहुल गांधी की यात्रा को सैंक्टिटी मिलेगी, अगर नहीं बनती है तो ये माना जाएगा उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए कांग्रेस के लिए कर्नाटक शायद मुझे लगता है बीजेपी से भी ज्यादा जीतना महत्वपूर्ण है। बीजेपी तो आगे रिकवर कर लेगी कहीं ना कहीं दाएं बाएं करके, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं से उसके बारे में आगे संदेश जाएगा। कांग्रेस अगर रिवाइव होगी तो कर्नाटक के नाम पर ही हो सकती है। कात्यायनी जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, इन पूरे चुनावों में जेडीएस का क्या रोल देखती हैं? क्या वोकलिंगा की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, चाबी उसी के पास होने वाली है? पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया था, याद होगा। सोच के तो वो यही बैठे हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को देख रहे हैं, और ये उनका ये भी विचार मन में कि वो किंग तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर मन में ख्याल आ रहा है कि हम कैसे किंग मेकर की भूमिका निभाएं। लेकिन यहाँ पर अभी मैं पंकज जी बीजेपी के साथ जा सकते नहीं, मैं पंकज जी की बात को कहूं, जैसे एक नैरेटिव सा सेट करने की, नहीं कांग्रेस तो चुनाव जीत रही है, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, ये साहस दिखाया कि उन्होंने अपने सिटिंग जो विधायक थे उनके टिकट काट दिए। क्या तटीय क्षेत्रों में जहां पर बात हो रही है, नए चेहरों पे, नए नेतृत्व पर जो भरोसा किया, जो गुजरात में मॉडल हमने देखा था। बागी भी खड़े हुए हैं, जैसे जगदीश शेट्टार जैसा बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नहीं देखिए, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भरपाई भी बीजेपी ने, सीट टू सीट मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने हर सीट पे, अगर जगदीश शेट्टार उधर गए हैं तो बीजेपी ने उसके विकल्प में भी तैयार किया हुआ है। मैंने आपसे फिर कहा, सीट टू सीट मैनेजमेंट बीजेपी जिस तरह से करती है, हमने ये गुजरात में भी देखा था। गुजरात बागी विधायक बीजेपी के हैं, कहते हैं ये नहीं कांग्रेस से ज्यादा, कांग्रेस के बागी है। आने वाले जाने वाले हर चुनाव से पहले इधर से आते हैं, उधर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंत के जो ये एक हफ्ता रह जाएगा, उसमें किस करवट बैठते हैं, मतदाता का मन कहां जाता है। कांग्रेस के लिए जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, यही कांग्रेस को ले डूबने वाली बात है, आत्ममुग्धता, और इसका शिकार कांग्रेस बहुत तेजी से होती है। अभी कह रहे थे विनोद सर कि वो भारत जोड़ो यात्रा, तमाम प्रोग्राम्स में कहा, टीवी चैनल्स पे, कि हमारी सरकार बन रही है, हम मेजोरिटी से 15-20 सीटें लेकर मैंने कहा कि बीजेपी का सीट टू सीट मैनेजमेंट कैसा होता है। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, और कर्नाटक की जनता जो मैं देख पाती हूँ, विकास को पसंद करती है। अगर विकास को पसंद नहीं करती तो जीडीपी के आंकड़े बता रहे होते कि देश में जीडीपी का जो रेट है कर्नाटक में उससे ऊपर है। वो लोग विकास को पसंद करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का फोकस, डबल इंजन की सरकार ने यही काम उत्तर प्रदेश में किया, जिसपे जनता ने भरोसा जताया और बहुमत से जीत कर आए। और ठीक यही पैटर्न कर्नाटक में मैं देख पाती हूं, जहां पर पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार पे लोग भरोसा जताएंगे। आने वाला समय है, मैं बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन 18 सीटों से 104 पर लेके आई। आप भारतीय जनता पार्टी के काम को देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी नीतियां बनाई, लोगों तक वो पहुंचाया है, और कभी हर वर्ग को, आपने कहा लिंगायत समुदाय, मैं सुन रही थी अभी, भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों का ख्याल करते हुए टिकटों का बंटवारा भी किया, नए चेहरों पर भरोसा जताया। तो जो सत्ता विरोधी लहर की बात बार बार होती है, वो तो वहीं पर समाप्त हो जाती है।
क्योंकि जो सिटिंग विधायक थे उनसे नाराजगी हो सकती है। जब हम एक नया चेहरा लाकर खड़ा करते हैं, एक युवा चेहरा लाकर खड़ा करते हैं, तो लोगों का भरोसा उस पर और बनता है। नए सिरे से वोटर जुड़ते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नए सिरे से वोटर जुड़े। सत्ता विरोधी लहर को बीजेपी ने टिकट बंटवारे से काट दिया है, इतने चेंजेस कर दिए हैं कि अब एंटी इनकम्बेंसी जो एमएलएस के अगेंस्ट में थी, सिटिंग एमएलएस के, वो खत्म हो गई है। कात्यायनी जी का कहना कि अगर इतना आसान होता तो हर पार्टी अपना एंटी इनकम्बेंसी काट देती नए नए चेहरे लाके। प्रॉब्लम यह है कर्नाटका में कि नाराजगी बहुत ज्यादा है बीजेपी से। मैं कहूँगी कांग्रेस से ज्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की पोलराइज करने की, 32 सीट्स में तो उन्होंने पूरी उधर कोशिश किया, वो भी काउंटर कर रही है कांग्रेस इस बार उनका मैनेजमेंट पहली और इलेक्शन से बेटर है, क्योंकि इसलिए मे बी क्योंकि खड़गे जी वहाँ अध्यक्ष है, वहाँ अपना पूरा उन्होंने कमान संभाल किया है। जयराम को तो खैर छोड़ दीजिए, जयराम ना इधर है ना उधर है, कहाँ है वो। उधर डीके शिव कुमार हैं जिनके पास पैसा है। आपने सीतारमैया को देखा जो एक्चुअल कास्ट लीडर है। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीतारमैया ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार मैनेजमेंट में और पैसे में आगे हो सकते हैं। सीतारमैया अंदर से डिसाइड हो चुका है कि सीतारमैया चीफ मिनिस्टर होंगे, बेसिक कास्ट लीडर वही हैं। तो आपको उन्होंने कह दिया है तो मेरा आखिरी चुनाव है, वो जो इमोशनल पिच आती है वो भी दे दिया उन्होंने। डीके शिव कुमार मान जाएंगे इतनी आसानी से? देखिए डीके शिव कुमार ने कोशिश किया पूरी पार्टी तोड़ने के लिए नहीं, देखिए डीके शिव कुमार अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से कांग्रेस को एक बड़ी सरकार मिल रही है। इसमें सबका फायदा होगा। पैसा नहीं है कांग्रेस के पास और आगे चुनाव लड़ना है। ये आपने देखा ऑब्जर्वर्स अपॉइंट हुए, उनकी मीटिंग्स हुई, बहुत कुछ हो रहा है वहां पर। एक ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टी, मैं कहूँगी बहुत टाइम बाद कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अब उनकी जरूरत हो गई है ये जीतना। इससे जो है जो एक दरवाजा खुला था बीजेपी के लिए साउथ का, वो दरवाजा बंद होगा। पीएम ने 2 दिन का रोड शो किया केरला में। इतना डेस्परेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ से जहां आप 100% सीट्स था, राजस्थान में कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा, मध्य प्रदेश में 1 सीट, बाकी आप स्टेट्स ले लीजिए, तो वहां जो कम होगा तो वो कहाँ से पूरा करेंगे बीजेपी, अगर उनको दोबारा सरकार बनानी है 24 में। तो ये सारी इलेक्शंस, वैसे तो हर इलेक्शन अपने आप में अलग रहता है, पर ये इन अ वे सारी एड अप हो जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे साल के एंड में 4 चुनाव फिर हैं असेंबली के। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो कांग्रेस के एक अनार 2 बीमार थे, हाँ। सीतारमैया और डीके शिव कुमार, हाँ। अब तो खड़गे साहब भी दावेदार हो जाएंगे अगर जीत जाते हैं तो, क्योंकि राज्य से आते हैं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं। बिल्कुल सही। और अब तो शेट्टार साहब भी पहुंच गए हैं। नहीं वहां तो अभी उनको वेट करना पड़ेगा। लीडरशिप की बाढ़ लग गई है उनका कूलिंग। अब देखिए एक बीजेपी का जो बड़ा लीडर आता है ना, उससे मेरे को पता नहीं कि कांग्रेस को फायदा होता है नहीं, पर एक ऑप्टिक्स बनता है कि देखिए ये पार्टी जीत रही है, लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। जो हम लोगों की आदत है टीवी में यही बोलते हैं ना कि देखिए इनके साथ ये आ गए, उनके साथ वो आ गए। पार्टी को इसका आइडियोलॉजिकली फायदा हो या नुकसान, ये देखने वाली बात है। मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा नहीं जाना। प्रवीण, आपका टेक क्या है, क्या होने वाला है कर्नाटक में? मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और मुझे लगता है कि खबरों के खिलाड़ी के इतने एपिसोड हुए सुमित जी, पंकज जी ने आज जैसी धमाकेदार शुरुआत की है ऐसी कभी नहीं हुई थी। बहुत जबरदस्त शुरुआत की और मैं एकदम सन्न रह गया, क्योंकि इसलिए कि मैं अपनी खबरें भी ढूंढता हूँ आपके शो से, तो मुझे तो खबर मिली कि एक वरिष्ठ और एक इतने पुराने और राजनीति को जानने वाले, पत्रकारिता को जानने वाले चेहरे ने ये दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही। हालांकि दावा हुआ, अशोक वानखेड़े आपको याद होगा पिछली बार 50 से 70 सीटें देकर गए हैं कांग्रेस को, बीजेपी को, माफ कीजिएगा, कि वो सिमट जाएगी। और प्रेम कुमार जो है वो तो कह रहे थे कि 50 सीटों पे ही सिमट जाएगी। कुल मिलाकर 3 बिंदुओं में इस बात को समेटता हूं मैं संक्षेप में, क्योंकि मुझे सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है। पहला बिंदु ये है कि बीजेपी इस वक्त अपने सारे अस्त्र शस्त्र खोलकर कर्नाटक के चुनाव मैदान में उतरी हुई है। का मतलब है कि बीजेपी खुद भी जानती है कितना डिफिकल्ट है उनके लिए, कितना परेशानी वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को तो तभी रखा जाता है जब वो उनको ब्रह्मास्त्र निकालना होता है कि अब कोई चेहरा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। येदियुरप्पा जी ट्राई कर लिए, वो बसवराज बोम्मई पहले से ही मुख्यमंत्री रहते हुए भी साइड में बैठे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने, ये अभी सांप और विषकन्या ये सब चल रहा है, लेकिन कोई बड़ी गलती अभी तक नहीं की है कांग्रेस ने, जो कि जनरली हो जाती है चुनाव के दौरान।
भारत जोड़ो यात्रा जो विनोद जी ने जिक्र किया वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, वहीं से इन लोगों ने रूपरेखा बनानी शुरू कर दी थी। अब डी के शिव कुमार पे इतनी बात हो रही है, लेकिन शिव कुमार सबसे पहला टारगेट रहे। उन्होंने साजिश की आशंका जताई थी, नामांकन रद्द होने की आशंका जताई, उनके भाई भी जाकर नामांकन भरते हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि शिव कुमार कितना बड़ा फैक्टर है कांग्रेस की तरफ से। मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये तो बहुत आगे की बात है, इस पर तो कोई बहस नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में पहले से इस बात पर सहमति बन गई कि अभी कोई लड़ाई नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं। और एक जो फाइनल बात है वो है राहुल का बार बार हर भाषण में कहना कम से कम 150 सीटें लेकर आओ। राहुल ये जानते हैं कि पंकज जी जो सीटें बता रहे हैं 125 130 भी बता रहे हैं, उस पर भी समस्या बनी रह सकती। इतना डर बैठा हुआ है क्योंकि कर्नाटक के मिजाज पर भी हम सुमित जी यहाँ पर बात कर चुके हैं। हम कर्नाटक के मिजाज, मुझे शायद याद है हर्षवर्धन जी ने भी इस पर टिप्पणी की थी एक शो में कि कर्नाटक का एक मिजाज रहा है। विनोद जी भी इस पर बोलते रहे कि उसका अपना एक मिजाज रहा है। जेडीएस एक बड़ा फैक्टर है, किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। 10 15 20 सीटों पर भी बड़ा खेल हो जाता है कर्नाटक में। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि कांग्रेस को एज है। ऐसा आपको लगता है? हाँ, ऐसा मुझे भी लगता है और ज्यादातर पैनलिस्ट और एनालिस्ट यही बात मान रहे हैं। यात्रा करने के बाद भी 3.5 दल नहीं जुड़ पाए राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो पाए उनके साथ लोग। आज भी स्थिति देखिए ना। ठीक है, मैं ये तो सबको स्वतंत्रता लेकिन पंकज जी क्योंकि आपने ओपनिंग कमेंट बोले और सब लोग आप पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर अपनी बात को समझाइए। इस बात के साथ साथ हमने 2007 का गुजरात का चुनाव देखा था, सोनिया गांधी जी के मुंह से मौत का सौदागर निकला और उस चीज़ को लेकर बीजेपी ऐसी उड़ी और उसके बाद क्या स्थिति हुई अब हम जानते हैं। अब ये जो बात है जो खड़गे जी के मुँह से निकली है, जहरीला सांप, अभी मोदी जी रैली कर रहे हैं। कल अमित शाह जी ने साफ साफ कहा कि अरे कांग्रेस वालों जितना गाली दोगे उतना बीजेपी कमल खिलता है। तो ये जो चीज़ें बीजेपी नैरेटिव चेंज करती है आखिरी 10 दिनों में, आपको लगता है जो फ्रिंज वोटर्स हैं वो डिसाइडिंग हो सकते हैं, कांग्रेस की इस गलती की खामी की सज़ा मिल सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा कहा गया अभी जहरीला सांप और फिर आ गया विषकन्या, तो लोग अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि चुनावों के दौरान अगर कांग्रेस के नेताओं के मुंह से कुछ ज़बान फिसलती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इरादतन जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं, तो इसका मतदाताओं पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। एक तथ्य को ध्यान में रखिए कि 2008 से लेकर अब तक पिछले जो 3 चुनाव हैं उसमें कांग्रेस का वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा रहा। जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई भी और उसको सीटें ज़्यादा भी मिली, तब भी कांग्रेस का वोट 1-1.5% भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा था। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आ रही है और कोई भी इलाका कर्नाटक का ऐसा नहीं है, हैदराबाद कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक, सेंट्रल कर्नाटक, कोई कर्नाटक का इलाका ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत नीचे जा रहा है। एक सदन कर्नाटक में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी पैठ बनाने की कोशिश की है। तो इस बार का जो चुनाव है उसमें इस वजह से कांग्रेस की बहुत बढ़त है, इसलिए मेरा मानना है कि स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस अपने सरकार बनाने की स्थिति में है। मेरा काउंटर क्वेश्चन सर आपसे, ये बीजेपी चुनाव हार रही है या कांग्रेस चुनाव जीत रही है, कैसे देखते हैं? ये बीजेपी चुनाव हार रही है और कांग्रेस चुनाव जीत भी रही है। उसका कारण जहां कांग्रेस विकल्प के तौर पर मौजूद है बीजेपी के सामने, वहां बीजेपी की हार का सीधा फायदा कांग्रेस को मिलना है। कांग्रेस इसलिए चुनाव जीत रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है तो जेडीएस तो नहीं जीत रहा है ना, जीत रही है कांग्रेस। और यही स्थिति आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी होने वाली है जहां जहां चुनाव होंगे। ये जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से उकता चुकी है, राज्यों में भी और केंद्र में भी, और बुरी तरह उकता चुकी है। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी केंद्र के भारतीय जनता पार्टी शासन से उकता गए। आपकी बात पे कात्यायनी कुछ बोलना चाह रही है, मैं समझ गया। कात्यायनी, मैं क्या ही बोलूंगी, ये जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, एक चंद लाइनें याद आती हैं कि ये ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये दिमाग में जो बिठा लिया है कि उकता गई है, ये लोग खुद ही निकालेंगे उस बात को जो ये सोच रहे हैं। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करती है, तब करती है सुमित जी, जब उसके
घर में राशन नहीं होता है और राशन पहुंच रहा होता है, तब तब भरोसा करती है। जब जब बिजली नहीं मिलती थी याद करती है वो समय, और आज जब उसके घर में उजियारा होता है तब तब भरोसा करती है। तब तब भरोसा करती है जब जब उसके पास पैसा नहीं होता है। घर की बूढ़ी औरत जिसको गांव में देहात में लोग ये सोच के बोझ मान लेते थे कि अरे यार ये किसी काम लायक नहीं है, उसके खाते में जब 1000 रुपया वृद्धा पेंशन पहुंचता है तब तब वो भरोसा बनता है। हर उस महिला को जो चूल्हा फूंकती थी, जब वो गैस जलाती है तब तब भरोसा बनता है। और ये भरोसा मात्र उत्तर प्रदेश में और एक जगह पे नहीं बनता है, पूरे देश में समान रूप से जो योजनाएं होती हैं वो लागू की जाती हैं। और ये भरोसा तब भी बनता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब जब लोगों को ये महसूस नहीं कराया जाता है कि तुम विशेष समुदाय से हो इसलिए तुम्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। जब जब शौचालय बना, जब जब लोगों के घर पे छत लगी, तब तब ये भरोसा और कायम हुआ, मजबूत हुआ। और भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में रहती है ये सब बताने की। आप ये कह रही हैं कि मोदी जी की जो काम करने वाली छवि है जी, विकास वाली छवि है, वो मुंबई के कथित तौर पर भ्रष्टाचार वाली छवि से ज्यादा ऊपर स्कोर करेगी। नहीं, 40% कमीशन। नहीं, मैं कहती हूँ कि वो दरअसल गलत समझ गए। एक के घर से 8 लाख रुपए मिलना, ऑल दोस थिंग्स। सुमित जी वो गलत है। 8 करोड़ 30-40% तो वो गलत वोट कर रहे हैं। वो तो जो स्टार्टअप्स हैं वो गलत तरह से बता दीजिए। 30-40% कर्नाटक में वो कमीशन का नाम दे दे रहा है। और ये कांग्रेस अच्छी तरह से सुनिए कांग्रेस अच्छी तरह से इसलिए अनुभव कर सकती है क्योंकि आज तक के भ्रष्टाचार जितने बड़े बड़े हुए वहां तो 90% ले लिया जाता था। राजीव गांधी जी स्वयं कहते थे कि 100 भेजो तो 10 पहुंचता है, 90 रह जाता है। तो कांग्रेस को इसका अनुभव ज्यादा है कि भ्रष्टाचार में 40 छोड़ दीजिए, 90 ले लेने वाले लोग थे वो तो 90 जी। मेरा नंबर आ गया। बुरा, बहुत बुरा और बुरे में फर्क करना जी विनोद जी। थोड़ा सा आंकड़ा ठीक कर लीजिए, 90 नहीं कहा था ना, 85 कहा था। अरे सर 5% आगे पीछे प्लस माइनस तो दोष था। मैं तो राजीव गांधी की तारीफ करता हूँ, हिम्मत से उन्होंने स्वीकार किया। और कांग्रेसी क्यों इस पर डिफेंसिव हो जाते हैं? एक प्रधानमंत्री ने हिम्मत से स्वीकार किया कि व्यवस्था में इतना दोष है कि 85% जो है बीच में खा लिया जाता है। वो कांग्रेस पार्टी या कोई राजनीतिक दल नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी से लेकर ऊपर से नीचे तक, पटवारी से लेकर के और चीफ मिनिस्टर तक जो व्यवस्था थी उसमें खाया जाता था। और उसके बाद किसी प्रधानमंत्री में साहस नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार पे अपनी सरकार की कमियों को स्वीकार कर सके। इसलिए बजाय उसकी आलोचना करने के एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर मैं उसकी तारीफ करता हूँ उस प्रधानमंत्री के साहस की कि स्वीकार किया उन्होंने। बाकी प्रधानमंत्री तो स्वीकार नहीं करते, सामने भ्रष्टाचार की फाइलें खुल जाती हैं लेकिन उस पर बात ही नहीं करते, उस पर इंगेज ही नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि इंगेज होने से सबसे अच्छा तरीका है कि इंगेज ही मत हो। कुछ भी आ जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए, दुनिया की आ जाए, भारत की आ जाए, CAG आ जाए, हिंडनबर्ग आ जाए, कुछ आ जाए। तो इसलिए राजीव गांधी को बार बार कोट करते हैं लोग, लेकिन मैं राजीव गांधी की इस बात की इसलिए प्रशंसा करता हूं कि स्वीकार किया उन्होंने। अब ठीक है, उसको ठीक कर नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, वो अलग बात है। अब बात आती है कर्नाटक की, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, करप्शन की। कर्नाटक में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और ये 2013 में भी था। और 2013 में भी जब मैं कर्नाटक के चुनाव में इस बार भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने लगातार 2008 से लेके सारे चुनाव कवर किए हैं और बहुत घूम घूम के कवर किए हैं। वहाँ लोग एक फैसला करते हैं, याद कीजिए रामकृपाल जी बहुत कोट करते हैं इस बात को, मैं आज वो कोट कर रहा हूँ। 1984 में थम्पिंग मेजॉरिटी लेके कांग्रेस 415 सीटें लेके राजीव गांधी आए थे और उसके 4 महीने बाद चुनाव हुआ और कर्नाटक में कांग्रेस हार गई और वहाँ रामकृष्ण हेगड़े की सरकार बनी। तो कर्नाटक के लोग जो है जो फैसला करते हैं तो वो हवा में फैसला नहीं करते कि केंद्र में किसकी है और राज्य में किसकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2014 में जब पूरे शबाब पर मोदी जी की लोकप्रियता थी, मोदी जी की लोकप्रियता आज भी है, आज भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है देश में, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2014 में तो तमाम सारे वादे, इरादे, सपने सब जीवंत थे। तब भी कर्नाटक में जो है 2018 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें उससे कम रह गई थी जो येदियुरप्पा के नेतृत्व में 2008 में पाई थी। तब 108 पाई थी और तब यहाँ 104 पाई, 4 सीटें कम रह गई थी। तो ये कर्नाटक का एक मिजाज है। दूसरा, कर्नाटक में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 3 इलाकों में तो भाजपा मजबूत है, कोस्टल कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मजबूत है बाकी इलाकों में, लेकिन जो ओल्ड मैसूर इलाका है वहाँ वो कमज़ोर है। वहाँ वो का JDS बनाम कांग्रेस पार्टी हो जाती है। वो JDS की समस्या ये है कि वो पैन कर्नाटक, उसकी प्रेजेंस जरूर है लेकिन उसकी डोमिनेंस नहीं है। कारण कांग्रेस के साथ जो भी पंकज जी ने कहा कि ज़्यादा वोट परसेंट उसका इसलिए रहा कि उसकी प्रेजेंस पूरे कर्नाटक में है, प्रेजेंस और लड़ाई में।
तो ये एक फैक्टर उसके पक्ष में जाता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चुनाव की कोई भविष्यवाणी नहीं करता। ये सर्वे जो दिखा रहे हैं वो अभी कर्नाटक में कांग्रेस को एज दिखा रहे हैं, लेकिन पोल मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से काम करती है, उसमें बहुत स्ट्रांग काम करती है। कांग्रेसी कई बार उसमें पिछड़ जाते हैं और पाले तक आते आते उनकी सांस उखड़ने लगती है, जो गुजरात में 2017 में हुआ था कि जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लूज किया और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पूरा। अच्छा, एक बात कि सारे अस्त्र, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में सारे अस्त्र इस्तेमाल करती है। कोई एक चुनाव मुझे बता दीजिए 2014 के बाद जिसमें भाजपा ने बिना अस्त्र इस्तेमाल किए लड़ा हो। वो तो नगर निगम के चुनाव में भी, विश्वविद्यालय के चुनाव में भी सारे अस्त्र इस्तेमाल करती है, और करना चाहिए एक राजनीतिक पार्टी को, इसमें कोई गलत भी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। कांग्रेस भी करे, कौन रोक रहा है उसको। लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच में बड़ा, अगर भाजपा के लोग उसको टक्कर का मान रहे हैं, मान लीजिए अभी देखिए, एक मानक देता हूँ, अमित शाह जी हर चुनाव में एक नारा देते हैं। गुजरात में कहते थे 150 पार, इस बार पार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश में 300 पार कर लिया। कहीं कहीं पार नहीं कर पाए, कई बार बिहार में नहीं कर पाए, और हरियाणा में नहीं कर पाए, दिल्ली में नहीं कर पाए, कई बार नहीं कर पाए। अब जैसे कात्यायनी ने कहा कि तमाम उन्होंने गिनाया कि भरोसा है लोगों को मोदी जी पे, बिल्कुल भरोसा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भरोसा नहीं था वो 2018 में, राजस्थान में भरोसा नहीं था 2018 में, छत्तीसगढ़ में भरोसा नहीं था 2018 में, दिल्ली में भरोसा नहीं रहा, दिल्ली में भी तो, दिल्ली भी देश में है, बिहार में 2015 में भरोसा नहीं रहा। तो कहीं भरोसा है, कहीं है, किसी चुनाव में भरोसा होता है, किसी में नहीं होता। हर चुनाव अपने मुद्दों पर लड़ा जाता है, हर राज्य के, हर विधानसभा चुनाव के मुद्दे। और 2018 का उदाहरण सामने, कांग्रेस 4 राज्यों में, 3 राज्यों में जीत के आती है, और उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव में कहीं 0 में है, कहीं 1 सीट है। तो लोकसभा के मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे, नगर निगम के मुद्दे, हर मुद्दे, अलग अलग चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग प्रकृति होती है किसी एक ही मुद्दे पर। अच्छा, अभी हिमाचल ताज़ा उदाहरण था, वहाँ भरोसा नहीं था क्या लोगों को, राशन का और जो कात्यायनी ने गिनाया विकास का, लेकिन वहाँ दूसरे भरोसे आ गए, वहाँ OPS आ गया, वहाँ सेब किसान आ गए, वहाँ और मुद्दे आ गए। तो इसलिए हर राज्य के, हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, और कर्नाटक के भी मुद्दे, कर्नाटक के स्थानीय मुद्दे, वहाँ लोकल वर्सेस नेशनल का मुद्दा बन रहा है, और कांग्रेस उस मुद्दे को पूरी तरह से लोकल का मुद्दा बना रही है। ये एक कांग्रेस कोशिश कर रही है। जो अभी सिद्धारमैया के बारे में बात कर रहे थे हर्षवर्धन जी, सिद्धारमैया देवराज अरेस्ट के बाद कर्नाटक की राजनीति में सबसे बड़े OBC लीडर हैं। कुर्बा कम्युनिटी OBC की का एक हिस्सा है, अलग नहीं है वो। और इसलिए कांग्रेस पार्टी OBC, दलित, मुस्लिम और सम पार्ट ऑफ वोकालिंगा, वो एक उसका एक वो जनाधार बना हुआ है। अब उस जनाधार में कितनी वृद्धि कर पाती है और बीजेपी की तुलना उसको तोड़ पाती है, नतीजे इस पर निर्भर करेंगे। हर्षवर्धन जी, एक बात जो विनोद जी ने बोली, बीजेपी जो है वो बूथ मैनेजमेंट, पोल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट और पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट में भी माहिर है। हमने देखा कर्नाटक में क्या हुआ था 4 साल पहले। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा तब सरकार बन पाएगी? ऑपरेशन लोटस की ओर जो इशारा हो रहा है, कहाँ बोले थे वो, देश को याद करना चाहिए। जून 1985 कालाहांडी में जाकर बोले थे वो, जहां भुखमरी से लोग मर जाते थे, राशन नहीं होता था राजीव गांधी के शासनकाल में, और हम कहें कि वो भ्रष्टाचार मान लेते थे। देश का प्रधानमंत्री अगर इतना असहाय, निरीह, बेबस दिखता है कि 100 में 85 चला जाता है और वो कह रहा है इसे ये मेडल है। आज के प्रधानमंत्री कुछ भी कर लें, पहले दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। कौन प्रधानमंत्री था जिसने सत्ता में आकर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? मेरे याद में नहीं। विपक्ष में रहते भ्रष्टाचार से लड़ाई, सत्ता में आ गए तो भ्रष्टाचार से दोस्ती। नरेंद्र मोदी ने ये नैरेटिव बदला है, और नरेंद्र मोदी किसी बूथ मैनेजमेंट या किसी उसकी वजह से अगर सिर्फ जीतते होते तो इतनी लंबी जीत नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूं, कर्नाटक का चुनाव बहुत कठिन है, भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। मैं भविष्यवक्ता की तरह या किसी राजनीतिक दल का विशेष प्रेम नहीं हो सकता कि मैं कह दूं कि कर्नाटक में जीत गई कांग्रेस। अरे भैया, जीत गई होती तो चुनाव क्यों होते? और जीत गई होती तो खड़गे जी का इस तरह का बयान क्यों आता? और जीत गई होती तो अमूल नंदिनी करने की जरूरत क्या पड़ती? जीत गई होती तो मैसूर एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन पर उठपटांग बयान क्यों देना पड़ता? जीत गई होती तो ग्रेटर बेंगलुरु के लिए जो योजनाएं उसका विरोध क्यों करना पड़ता? जीत गई होती तो जो बेंगलुरु का नया एयरपोर्ट बना है उस पर भी क्यों टीका टिप्पणी करनी पड़ती? विकास बनाम विभाजन, ये कर्नाटक का चुनाव है, और देखिएगा नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। आपकी बात है, विनोद जी ने हाथ उठाया था जी। नहीं, मैं हाथ ये उठा रहा था कि
जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में रहते हुए आवाज़ नहीं उठाई, मुझे लगता है शायद तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि देश के हर प्रधानमंत्री जब होते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बात करते हैं। कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता कि भ्रष्टाचार बहुत अच्छी चीज़ है, सब कहते हैं भ्रष्टाचार बुरा है, भ्रष्टाचार एक्शन। क्यों? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री तो वीपी सिंह छापे नहीं मार रहे थे क्या सारे उद्योगपतियों पर? और वीपी सिंह किसके वित्त मंत्री थे? राजीव गांधी के वित्त मंत्री थे, तो वो एक्शन नहीं था क्या? तो ये कहना कि वो, और उसके बाद वीपी सिंह ने उसको बुलाया बाद में, वो भ्रष्टाचार के प्रतीक पुरुष के रूप में उभर के आए, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी ने जब ये बात कही थी तो भ्रष्टाचार का ही जिक्र करते हुए कही थी कि सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि मैं 1 रुपया केंद्र से आता है और 15 पैसे पहुँचते हैं लोगों तक। और मुझे लगता है शायद पंकज जी मुझे ठीक करेंगे, ये भोपाल में IAS अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा था। कालाहांडी का मुझे जिक्र याद नहीं आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ सही हूँ, लेकिन मेरी जानकारी है कि IAS अधिकारियों की एक बैठक हुई। नहीं, भोपाल में, पहले भोपाल के IAS अधिकारियों की बैठक में बुलाता हूँ, सबसे पहले उन्होंने कालाहांडी में उसके बाद बोला होगा, मेरी जानकारी ये है। और पंकज जी चूँकि हाँ, तो इसलिए तथ्यों को थोड़ा सा मतलब दुरुस्त करना चाहिए हम लोगों को बोलने से पहले। बाद में दोहराया होगा उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री वो अपनी बात को दोहराते भी हैं सब जगह भाषणों में जा करके, तो ये इसलिए उसको शुरू में अच्छा 85 में प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी, और 85 में पूरा देश मिस्टर क्लीन अरुण शौरी ने लिखा था उनको। क्यों लिखा था? इसलिए कि उन्होंने बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आवाज़ उठाई थी और कहा था हमें क्लीन कर। ये अलग बात है कि बाद में भ्रष्टाचार का उन पर चिपक गया बोफोर्स, जो आज तक साबित भी नहीं हो पाया। कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद CBI भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाई, और एक आदमी को सजा नहीं हुई बोफोर्स में। जिस बोफोर्स में राजीव गांधी का चेहरा काला किया गया, उस बोफोर्स में आज तक तमाम सरकारें रहीं, गैर कांग्रेस की और कांग्रेस की भी और BJP की भी, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई, जेल भी कोई नहीं गया। मजेदार बात ये, बाकियों में तो जेल भी गए लोग, 2G वगैरह में, बोफोर्स में कोई जेल भी नहीं गया, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। तो ये रेणु जी, आप काफ़ी देर से शांत बैठी हुई हैं। नहीं, अच्छा हंस रही है, क्यों हंस रही है? आप सवाल पूछो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या JDS इस चुनाव में कोई फैक्टर है कि नहीं है, या और अगर JDS फैक्टर है तो क्या देवेगौड़ा साहब किधर जाएंगे? अगर BJP को ज़रूरत पड़ती है 15-20 लोगों की, विधायकों की, तो क्या वो उस तरफ भी जा सकते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? जहाँ तक JDS का सवाल है, वो ज़रूर एक फैक्टर है, क्योंकि उनका एक कमिटेड वोट बैंक है, 15, 20, 25 सीट तो उनकी आती है, और ये वोट बैंक तो इनके साथ जाएगा। और देवेगौड़ा जी कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई कहीं भी जा सकते हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। BJP का इनफ अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन का मतलब है कि अगर डील ठीक बैठ गई और अगर अच्छा पोर्टफोलियो मिल गया और अच्छा बाकी सब स्टेज सेट हो गया, तो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके लिए कोई भी पार्टी टैबू नहीं है। लेके आए थे, हाँ। कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, कुमार स्वामी को। हाँ। क्या इस बार भी ये एक्सपेक्टेशन होंगे कि 20-25 जितने भी आए लेकिन मुख्यमंत्री कुमार स्वामी बने? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जरूर BJP क्या मानेगी इस बात? कुमार स्वामी का एक्सपेक्टेशन होगा, पर जहां तक BJP का सवाल है, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए JDS की, ताकि उससे कांग्रेस को नुकसान हो, और अल्टीमेटली अगर वो उनके साथ चले गए, अगर वो सीटों में कुछ कमी रही, तो वो BJP को फायदा होगा। मेरे ख्याल में ये जो एक्सपेरिमेंट है कि 20-25 सीट वाला आदमी मुख्यमंत्री बनता है, ये बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है, जो हमने राजनीति में देखा है, और ये कभी ना स्टेट के फायदे में है, ना पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में है। कांग्रेस ने अपने आप ऑफर किया था 5 साल पहले, कांग्रेस ने बहुत सारी पूरी विपक्षी पार्टियों की परेड करा दी थी, पूरा बहुत बड़ा मंच सजा था, हर नेता मौजूद था। कांग्रेसियों ने बहुत सारी मूर्खताएं और गलतियां की हैं, जिसकी वजह से वो 44 सीट पे आ गए थे, जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्पेस सीड करी है। जो रीजनल पार्टीज जो आई हैं, वो उन्हीं की स्पेस में आई है ना, तो ये सारे काम कांग्रेसी ने किए हैं, और अभी राहुल गांधी भी बहुत पीछे नहीं है इन सब कामों में। BJP को भरोसा है आगे कुमार स्वामी रहते हैं उस पे, देवेगौड़ा पे? आई थिंक वही BJP ज्यादा उन पे डिपेंड कर रही है। एक तो बड़ी अच्छी चीज है कि पहली बार लंबे समय के बाद राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए जो भी नतीजा आए, चाहे कांग्रेस जीते या हारे, कम से कम वो ये नहीं कहेंगे कि उनकी ताकत कहीं बची रह गई, कि राहुल जी खूब जमकर। दूसरा ये कि कर्नाटक के चुनाव को लेकर एक नए तरह से देश को देखना चाहिए। हमेशा ये सोचना कि कोई दूसरा आएगा 20-25 वाला बनाएगा, हो सकता है कर्नाटक की जनता भी थोड़ा ज्यादा जागरूक हुई हो, इतने समझदार लोग हैं, इतना समृद्ध राज्य है, तो हो सकता है कि वो क्लियर मैंडेट की तरफ बढ़े। और मुझे लगता है कि
इस चुनाव में हम वोट देख सकते बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, रेणु जी, कात्यायनी जी, हर्षवर्धन जी, पंकज जी, विनोद जी, प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन कर्नाटक में क्या होगा उस पर तो नज़र अमर उजाला की बनी हुई है। अगले हफ्ते फिर एक नई डिबेट के साथ हाजिर होंगे। हो सकता है तब तक कर्नाटक और गर्म हो जाए और न जाने कितने और अपशब्द एक दूसरे के खिलाफ बोले जाएं, क्योंकि नेताओं को दंगल में अपशब्द बोलने में मज़ा आता है। हम चुनावी दंगल को इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गलतियां, बड़ी बड़ी चूकें करते रहे हैं, उस पर नज़र रहेगी। उसका विश्लेषण खबरों के खिलाड़ी में हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।